दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। दोस्तों अपनी सीनियर सेकेंडरी का जो लेवल है उसका अपन आज नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली वाली यूनिट अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड पूरी हो गई थी, उसकी 3 क्लासें अपन ने न्यूमेरिकल की भी ले ली थी। आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन। यूनिट 28वीं अपनी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में 28वीं यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन। वर्तमान में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो 12वीं के सिलेबस में है, लेकिन कम्युनिकेशन वाला जो पोर्शन है वो हटा दिया गया है, लेकिन अपने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में ये पोर्शन है। तो 12वीं के सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ से पूरे क्वेश्चन आने की अपनी संभावनाएं हैं। अपन सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ईएम वेव, इसमें शॉर्ट में ईएम वेव के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में कम्युनिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले मैं एक बात डिस्कस कर दे रहा हूं कि यदि चार्ज आवेश स्थिर है, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। यदि आवेश स्थिर है तो वो किसको उत्पन्न करेगा दोस्तों? विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। गतिशील आवेश किसको? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा। याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड त्वरित आवेश किसको उत्पन्न करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों को, विद्युत चुंबकीय तरंगों को या फोटोन को या विकिरणों को उत्पन्न करेगा। तो ये 3 बातें हैं, इंपॉर्टेंट हैं तीनों ही। स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा, और जो त्वरित आवेश है दोस्तों वो विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करेगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उत्पन्न करेगा। किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उत्पन्न करेगा। और यहां से अपन एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जब अपन विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब चुंबकीय क्षेत्र में अपन परिवर्तन करेंगे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर बनी होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या है? पूरक है। यानी एक में परिवर्तन करने से दूसरा परिवर्तित हो रहा है और दूसरे में परिवर्तन करने से पहला परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो यहां से देखें विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में अपन क्या करें कि एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र का मतलब है विद्युत क्षेत्र को अपन बदल रहे हैं। एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, एक चेंजेबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसका उल्टा भी सत्य है। यह बात इंपॉर्टेंट है, तथा इसका उल्टा भी सत्य है। अर्थात परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती विद्युत क्षेत्र को क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। ठीक है, एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है और इसका उल्टा भी सत्य है, जिससे यानी इसके होने से जिससे अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं,
जिससे अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे EM वेव, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है। समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा खुद तो लंबवत होते ही हैं तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। एक दूसरे के तो लंबवत होते ही हैं और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ठीक है। और इसका डायग्राम अपन बनाएं विद्युत चुंबकीय तरंगों का, तो देखिए कैसे, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे के क्या हैं दोस्तों, परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है। ये तरंगें किस हिसाब से होती हैं, इस हिसाब से। ये तो विद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र कैसे, ऐसे। ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, यदि विद्युत क्षेत्र ऐसे है, E यदि इस डायरेक्शन में है तो B इसके परपेंडिकुलर होगा। हमेशा ये याद रखना है कि B इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी E और B में 90 डिग्री का एंगल है। यानी ये इस हिसाब से होते हैं कि विद्युत क्षेत्र ऐसे है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, और तरंग संचरण की दिशा कैसे, इस हिसाब से। ठीक है। और ये किस वेग से मूव करती है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट के वेग से ये मूव करती है। किस वेलोसिटी ऑफ लाइट के वेग से ये मूव करती है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि विद्युत क्षेत्र ही हो, ये चुंबकीय क्षेत्र बन जाए तो विद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन इनकी सिचुएशन इस हिसाब से होगी कि ये तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। ये क्या है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। जो सॉलिड लाइन है वो क्या है दोस्तों, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र को बता रही है, और डॉटेड जो लाइन है वो किसको बता रही है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है। और ये तरंग संचरण की दिशा के दोनों ही क्या है, लंबवत। तरंग संचरण की दिशा के दोनों ही लंबवत हैं, और इसी कारण इसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। और इसी प्रकृति के कारण है इनका ध्रुवण हो सकता है। क्या हो सकता है, इनका ध्रुवण हो सकता है। केवल यही एक घटना है जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अनुप्रस्थ प्रकृति के कारण ही विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या हो सकता है, ध्रुवण हो सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, अपन ने विद्युत चुंबकीय तरंगों को दोस्तों क्या कहा है, प्रकाश भी कहा है, लाइट भी कहा है। क्या कहा है, प्रकाश भी कहा है। ठीक है। अब ये सिंपल डेफिनेशन होगी। अब अपन बात कर रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का इतिहास क्या है। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे भी आप लिखना चाहो, हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों की इतिहास कि भाई कैसे कैसे इन्होंने डिस्कवर किया। तो सन 1865 में मैक्सवेल ने सैद्धांतिक रूप से, वर्ड इंपॉर्टेंट है, सैद्धांतिक रूप से विद्युत चुंबकीय तरंगों का पता लगाया और उनके अनुसार एक त्वरित आवेश
इनके अनुसार एक त्वरित आवेश, इनके अनुसार एक त्वरित आवेश अपने निकट क्षेत्र में, अपने निकटवर्ती क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। अपने निकट क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ही, उत्पन्न करता है, या आप विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लिख दो। भाई विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तो वो उत्पन्न करेगा और विद्युत उसके पास में है क्योंकि वो आवेश है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये बात किसने बताई? मैक्सवेल ने। ठीक है, फिर सन 1887 में लगभग 6 मीटर तरंग दैर्घ्य, कितनी तरंग दैर्घ्य? 6 मीटर तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रायोगिक रूप से, ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रायोगिक रूप से उत्पन्न तथा संसूचन किया। पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कितनी मीटर तरंग दैर्घ्य है, तो लगभग 6 मीटर की तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या किया था? डिटेक्शन और उसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी। ठीक है, जेसी बोस अपने इंडिया का साइंटिस्ट है। जेसी बोस ने 5 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर परास की तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करने में सफल हुए। क्या हुए? सफल हुए। ठीक है, 1896 में मार्कोनी आया, जिसने रेडियो का आविष्कार किया था। तो उसने रेडियो वेव, और आप जानते हो कि रेडियो वेव्स की जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये बात हुई। जेसी बोस ने 5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर परास के तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करने में सफलता हासिल की, डिटेक्शन किया। ठीक है, 1896 में मार्कोनी ने पाया कि स्फुलिंग अंतराल, स्पार्किंग अंतराल के एक सिरे को एक एंटीना से तथा दूसरे सिरे को भू संपर्कित किया जाए तो उत्सर्जक तरंगे कई किलोमीटर तक जा सकती हैं। यानी किलोमीटर की रेंज की विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की? मार्कोनी ने खोजा कि स्फुलिंग अंतराल
स्पार्किंग गैप के एक सिरे को एक एंटीना से, जहां स्पार्किंग हो रही है उसके एक सिरे को एक एंटीना से, एंटीना यानी अपना टावर, तथा दूसरे को अपन भू संपर्कित कर दें यानी ग्राउंडेड कर दें, तो उत्सर्जित तरंगें कई किलोमीटर तक जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एंटीना तथा भू संपर्कित, एंटीना तथा भू संपर्कित तार संधारित्र की दो प्लेटों, संधारित्र की दो प्लेटों से जोड़ दिए जाएं, संधारित्र की दो प्लेटों से जोड़ दिए जाते हैं, जो कि रेडियो आवृत्ति की तरंगें उत्सर्जित करते हैं, जो कि रेडियो आवृत्ति की तरंगें उत्सर्जित करते हैं। इन तरंगों को अधिक दूरी तक एंटीना पृथ्वी निकाय द्वारा, एंटीना पृथ्वी निकाय द्वारा सहसूचित की जाती है, सहसूचित की जाती है। एंटीना तथा भू संपर्कित तार, ये जो ऊपर वाला है, को संधारित्र की दो प्लेटों के मध्य जोड़ दिया जाता है, जो कि रेडियो आवृत्ति की तरंगें उत्सर्जित करती हैं। आप, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी अपन रेडियो के चैनल चेंज करते हैं तो अपन क्या चीज़ परिवर्तित करते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि अपन संधारित्र की धारिता को चेंज करते हैं। वी चेंज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन वी ट्यून द रेडियो एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब, जब अपन किसी रेडियो के चैनल को चेंज करते हैं तो अपन क्या चीज़ को चेंज करते हैं? संधारित्र की धारिता को चेंज करते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर को अपन चेंज करते हैं। सर्वप्रथम इस धारणा से मार्कोनी ने सर्वप्रथम इंग्लिश चैनल के आर पार, अर्थात लगभग 50 किलोमीटर दूरी तक, इस व्यवस्था से, इसी व्यवस्था की सहायता से वायरलेस संचार व्यवस्था किसने? मार्कोनी ने। किसने स्थापित की थी? मार्कोनी ने। एंटीना तथा भू संपर्कित तार संधारित्र की दो प्लेटों से जोड़ दिए जाते हैं, जो कि रेडियो आवृत्ति की तरंगें उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, ये आ सकता है कि रेडियो आवृत्ति की तरंगें कौन उत्सर्जित करता है, तो ये आपके ऑप्शन में आ सकता है। और उत्सर्जित करते हैं, इन तरंगों को अधिक दूरी तक एंटीना पृथ्वी निकाय द्वारा सहसूचित की जा सकती है। ठीक है, और इस व्यवस्था की सहायता से सन 1899 में मार्कोनी ने सर्वप्रथम इंग्लिश चैनल, ये वो कई बार आप सुनते हो नाम, इंग्लिश चैनल के आर पार, इंग्लिश चैनल के आर पार का मतलब है लगभग 50 किलोमीटर की दूरी, लगभग 50 किमी दूरी, 50 किमी की दूरी, लगभग 50 किमी की दूरी आर पार वायरलेस संचार स्थापित किया।
स्थापित किया। ठीक है, तो यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि वायरलेस संचार व्यवस्था की स्थापना किसने की? मार्कोनी ने। कब की? सन 1899 में। और कब, कैसे की? कि एंटीना तथा भू संपर्कित तार को उन्होंने किससे जोड़ दिया? संधारित्र की दो प्लेटों से जोड़ दिया, जो कि क्या आवर्तित करते हैं? रेडियो आवृत्ति की तरंगों को क्या करते हैं? वो जनरेट करते हैं, इमिट करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आप लोगों को जस्ट पढ़ना है। हो सकता है इसमें से ये क्वेश्चन आ जाए कि वायरलेस संचार व्यवस्था किसकी देन है? तो मार्कोनी की देन है। सन 1899 में ये आई थी, क्योंकि कंपटीशन है, कुछ भी अगला पूछ सकता है, अपने सिलेबस में ये चीज है। अब अपन बात करते हैं विस्थापन धारा की अवधारणा, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब सबसे पहले बात तो यही है कि डिस्प्लेसमेंट करंट केवल और केवल एक ही डिवाइस में होती है, और वो डिवाइस क्या है? संधारित्र। विस्थापन धारा, कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, सबसे पहले तो यही बात इंपॉर्टेंट है कि विस्थापन धारा केवल और केवल संधारित्र में होती है। कैसे? देखो, संधारित्र में ये है, ये संधारित्र हो गया, एक इसकी प्लेट धनात्मक है और दूसरी इसकी प्लेट क्या है दोस्तों? ऋणात्मक। संधारित्र के बारे में हमने ऐसा पढ़ा है कि भाई जितना यदि इसके अंदर कुचालक अपन पदार्थ भरेंगे, उसकी धारिता, धारण, आवेश को धारण करने की क्षमता उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो मान लो इसके अंदर कुचालक भर दिया अपन ने, क्या भर दिया? कुचालक भर दिया। और एक तरफ अपन ये भी जानते हैं कि कुचालक के अंदर से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, सही बात है। तो इस संधारित्र के अंदर प्रवाहित क्या हो रहा है? तो इस संधारित्र के अंदर एक अलग प्रकार की, वैज्ञानिक मैक्सवेल ने बताया कि एक अलग प्रकार की धारा है, जिसको अपन क्या कहते हैं? विस्थापन धारा, वो प्रवाहित होती है। तो जैसे इस तार में अपन बात करें तो इस तार में आईसी चालन धारा है, विस्थापन धारा नहीं है, और यहाँ विस्थापन धारा है, संधारित्र प्लेटों के बीच में चालन धारा नहीं है, और वापस यहाँ पर क्या आ जाएगी? चालन धारा आ जाएगी। यानी संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो धारा प्रवाहित होती है उसको अपन क्या कहते हैं? विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है ना? तो इसके बारे में दो तीन बातें कि जब किसी विद्युत परिपथ में, जब किसी विद्युत परिपथ में, जब किसी विद्युत परिपथ में संधारित्र को आवेशित किया जाता है, संधारित्र को आवेशित, संधारित्र को आवेशित किया जाता है, तो धारा संयोजक तारों से, तो धारा संयोजक तारों से प्रवाहित, तो धारा संयोजक तारों से प्रवाहित होती है। ठीक है, संधारित्र के आवेशित होने पर संधारित्र के आवेशित होने पर, संधारित्र के आवेशित होने पर आवेश संधारित्र की, आवेश संधारित्र की प्लेटों, संधारित्र की प्लेटों पर इकट्ठा, संधारित्र की प्लेटों पर इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। परिणाम स्वरूप संधारित्र की प्लेटों के बीच संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच बहुत इंपॉर्टेंट बात है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इसी परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण विस्थापन धारा जनरेट होती है। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि विस्थापन धारा किसके कारण उत्पन्न होती है,
तो विस्थापन धारा परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण होती है। किसके कारण? और इस परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण भी विस्थापन धारा क्या होती है? उत्पन्न होती है। देखिए अपन डायग्राम बनाए कि ये अपने पास में कोई संधारित्र है और इसको अपन ने जोड़ दिया किससे? किसी बाहरी तार से जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ जो धारा है I बराबर IC, संयोजक तारों से धारा प्रवाहित हो रही है। I बराबर क्या है? IC, ठीक है भाई। जैसे जैसे ये चार्ज होगा यहाँ पर संधारित्र की प्लेटों पर धनात्मक आवेश जनरेट हो गया, ये धनात्मक आवेश जनरेट हो गया, और इधर इस प्लेट पे उतनी ही परिमाण का ऋणात्मक आवेश हो गया। यानी इस पे यदि Q है तो इस पे माइनस Q होगा, क्योंकि संधारित्र पे कुल आवेश का मान कितना होता है दोस्तों? 0 होता है। अब अपन जानते हैं कि जैसे ये है तो यहाँ पर इस हिसाब से विद्युत बल रेखाएं धनात्मक से ऋणात्मक, धनात्मक से क्या हो जाएगा? ऋणात्मक, और ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ये परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है। क्या है भाई? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है, और इस विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण ही क्या होती है? विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। यहाँ तो कौन सी धारा है? चालन धारा है। कौन सी धारा है दोस्तों? चालन धारा है। यहां भी ये वापस चालन धारा आ गई, ठीक है। और इसके अंदर जो धारा है उसको अपन क्या कहेंगे? विस्थापन धारा। क्या कहेंगे? विस्थापन धारा, क्योंकि अंदर तो कुचालक है और कुचालक में तो धारा होती नहीं है, तो इसके अंदर जो धारा है, यानी यहां जो धारा है I इक्वल्स टू क्या है? ID है दोस्तों। ID का मतलब, D का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन धारा है, ठीक है। तो ये बात होगी। अब मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल ने कंसेप्ट दी थी, मैक्सवेल के अनुसार परिवर्ती विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र की तीव्रता संधारित्र से पारित धारा के तुल्य होती है। संधारित्र से पारित धारा के तुल्य होती है, और जो ये धारा होती है इस धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। इस धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। इस धारा को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? विस्थापन धारा कहते हैं, ठीक है। अब अपन मान लें कि किसी क्षण किसी भी समय संधारित्र की प्लेटों पर प्लस Q, अपन इस पे धारा आती रहेगी भाई, धारा तो संयोजक तारों से आ रही है, और अपन ने मान लिया कि किसी क्षण संधारित्र की प्लेटों पर इस पर Q आवेश, तो दूसरी पे क्या हो गया? माइनस Q आवेश, ठीक है। माना किसी समय या किसी क्षण, माना किसी क्षण प्लस Q तथा माइनस Q आवेश बाईं तथा दाईं पृष्ठ पर, संधारित्र की प्लेट बाईं तथा दाईं पृष्ठ पर आवेश हो। माना किसी क्षण प्लस Q तथा माइनस Q आवेश संधारित्र की बाईं तथा दाईं प्लेट पर हो, तथा सिग्मा संधारित्र प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व है। संधारित्र की प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो अपन जानते हैं संधारित्र की प्लेटों के बीच का, जब दो अनंत लंबाई की प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर हों तो उनके बीच में विद्युत क्षेत्र अपन जानते हैं भाई। इस प्लेट के कारण ई बराबर कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। और इसके कारण भी क्या होता है? ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ से विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, इससे विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, दोनों एक ही दिशा में है, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र ई बराबर अपन जानते हैं सिग्मा अपॉन क्या होता है दोस्तों? एप्सिलॉन 0 होता है, ठीक है। और सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व Q संधारित्र की प्लेटों पर आवेश तथा प्रत्येक प्लेट के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। यानी सिग्मा बराबर क्या हो गया दोस्तों? Q अपॉन A। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? E इक्वल्स टू Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। क्या हो गया? E बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन 0।
अब अपन मान रहे हैं क्या कि संधारित्र की प्लेटों पर dt समय में dq आवेश बढ़ता है, dq आवेश बढ़ता है, तब धारा की परिभाषा क्या होती है, I बराबर dq अपॉन dt। ठीक है, और यहां से dq बराबर क्या हो गया दोस्तों, I इंटू dt। ठीक है, तो यहां से अपन परिवर्ती विद्युत क्षेत्र अपन कर दें, यहां से देखो dE बराबर क्या कर दें अपन, dE देखो समीकरण 1 से, या समीकरण 1 से अपन क्या करते हैं भाई, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र हो सकता है, तो ये अपने पास में इक्वेशन नंबर आ गई 2। तो समीकरण 1 से विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन देखिए dE, विद्युत क्षेत्र में यदि अपन परिवर्तन करेंगे तो A तो परिवर्तित नहीं होगा, एप्सिलॉन 0 भी नियतांक है, ये भी परिवर्तित नहीं होगा, तो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन dE, समीकरण 1 से dE बराबर क्या हो जाएगा 1/A एप्सिलॉन 0, और ये क्या हो जाएगा dQ। जितना परिवर्तन विद्युत क्षेत्र में करोगे उतना ही परिवर्तन किस में हो जाएगा, आवेश में हो जाएगा, क्योंकि भाई आवेश है वो समय के हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है, यह हो गया, और dQ बराबर क्या है दोस्तों, I dt। तो इंप्लाइज दैट dE बराबर dQ की वैल्यू पुट कर देंगे I dt बटे A एप्सिलॉन 0। ठीक है, और यहां से इंप्लाइज दैट dE अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा, I अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू A, और इधर I से मल्टीप्लाई करोगे तो I इक्वल्स टू क्या हो गया, A एप्सिलॉन 0 dE अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों dt। ठीक है, एक तो ये आ गया फॉर्मूला, ये भी एग्जाम में आ सकता है, विस्थापन धारा है ये, I का मतलब ID है, ये क्या है, ये विस्थापन धारा ID। अब इस A को इंप्लाइज दैट ID इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0, तो यही छोड़ दिया d अपॉन dt, और इस A को E के पास में लेंगे, क्या हो गया E इंटू ए, और अपन जानते हैं E इंटू ए क्या होता है, चूंकि E इंटू ए बराबर क्या होता है फाई E, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इंप्लाइज दैट आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0, ठीक है, और डी फाई ई अपॉन क्या हो गया डी टी, ये विस्थापन धारा होगी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो कई बार तो क्वेश्चन क्या होता है, आपको विद्युत क्षेत्र दे दिया जाता है समय के हिसाब से, जैसे E इक्वल्स टू आपको दे दे 6t² प्लस 5t एंड सोन प्लस 5 वोल्ट पर मीटर, और आपको ये पूछ ले कि विस्थापन धारा का मान कितना होगा। यहाँ से ध्यान रखोगे ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको क्या करना है, एक बार समय के सापेक्ष अवकलन करना है और a एप्सिलॉन 0 से इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, या आपको फ्लक्स दे दे, फाई दे दे, ऐसे फाई बराबर दे दे आपको 7t² प्लस 5t और प्लस 5, ठीक है, और पूछ ले कि विस्थापन धारा क्या होगी, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आ गए, ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, विस्थापन धारा। इसी को अपन क्या कहते हैं, विस्थापन धारा। इसी को क्या कहेंगे, विस्थापन धारा। क्या कहेंगे, विस्थापन धारा इसको अपन कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना है, रटना है। विस्थापन धारा क्या हो गया, आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 डी फाई ई अपॉन क्या हो गया दोस्तों डी टी। ठीक है, या आई डी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन 0 डी ई अपॉन क्या हो गया डी टी हो गया। ठीक है, इसको अपन क्या है, देखिए जब चालक में आवेश प्रवाहित होता है तो उस धारा को तो अपन क्या कहते हैं, चालन धारा। चालक में आवेश प्रवाह के कारण, चालक में आवेश प्रवाह के कारण, चालक में आवेश प्रवाह के कारण धारा को चालन धारा कहते हैं।
धारा को चालन धारा कहते हैं। ठीक है, और इसे IC, I का मतलब धारा और C का मतलब क्या है, कंडक्शन, से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तथा संधारित्र की प्लेटों, संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। इसे ID से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, ID से व्यक्त करते हैं। अतः कुल धारा I का मान, अतः कुल धारा I बराबर क्या होगी, IC प्लस ID, चालन धारा प्लस विस्थापन धारा के योग के बराबर होता है। ठीक है, और इसमें अपन बात करें कि जैसे ये संधारित्र है, जैसे ये डायग्राम अपने पास में है, तो इसमें अपन धारा को एक्सप्लेन करना चाहें तो देखिए यहाँ ये संधारित्र की डायग्राम है, ये Q हो गया, ये विद्युत क्षेत्र हो गया EQ माइनस Q, और यहाँ से अपन बात करें तो कुल धारा I, कुल धारा बराबर क्या है, IC प्लस ID है। ठीक है, लेकिन इस तार में यहाँ पर ID बराबर क्या है दोस्तों, 0 है, क्योंकि चालन तारक में, संयोजक तारों में धारा, चालन धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ कुल धारा तो क्या है, IC प्लस ID है, लेकिन ID इस तार में क्या है, 0 है। लेकिन यहाँ अपन बात करें तो यहाँ भी क्या है, IC प्लस ID है, लेकिन यहाँ क्या है, IC बराबर क्या है, इसमें 0, यानी यहाँ I बराबर क्या हो जाएगा, ID, और वापस यहाँ पर क्या आ जाएगा, I इक्वल्स टू IC प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों, ID, और यहाँ ID बराबर 0 है। और IC बराबर हमेशा क्या होता है, ID होता है। अदरवाइज तो क्या होगा कि यहाँ धारा कुछ अलग हो गई, यहाँ धारा कुछ अलग हो गई। तो चालन धारा का मान है वो विस्थापन धारा के मान के बराबर होता है। ठीक है, और यदि कुल धारा ये हो गई तो अपन जानते हैं क्या, अपना एम्पियर का जो नियम है, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करने के काम में आता है, वो होता क्या है, इंटीग्रेशन B.dl इक्वल्स टू μ0 सिग्मा I, ये होता है। ठीक है, अब यहां तो धारा कौन सी है, चालन धारा ये अपन ने काम में ली थी, तो इस धारा में क्या हो गया दोस्तों, संशोधन हो गया। तो ये तो क्या हो गया, एम्पियर का नियम, और इसका संशोधित रूप कि अब धारा है वो केवल चालन धारा नहीं है, संशोधित रूप क्या हो गया इस मैक्सवेल का, संशोधित एम्पियर, जिसको अपन क्या कहेंगे, एम्पियर या एम्पियर मैक्सवेल नियम, एम्पियर मैक्सवेल नियम कहेंगे। और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन B.dl इक्वल्स टू μ0 सिग्मा I, सिग्मा I की जगह दोस्तों क्या हो गया, IC प्लस ID, क्या हो गया, IC प्लस ID, क्योंकि कुल धारा, चूंकि यहां पर सिग्मा I की वैल्यू क्या है दोस्तों, IC प्लस क्या है, ID, यानी चालन धारा प्लस विस्थापन धारा इसका मान है। और ये वैल्यू अपन पुट करेंगे किसकी, implies that integration B.dl equals to μ0 IC प्लस ID की वैल्यू एप्सिलॉन 0 d phi e अपॉन dt। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन B.dl इक्वल्स टू μ0 IC प्लस μ0 एप्सिलॉन 0, और ये क्या होगा, d phi e अपॉन dt। इसे अपन क्या कहते हैं, मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण, या मैक्सवेल एम्पियर का नियम, या एम्पियर मैक्सवेल का नियम, या एम्पियर का संशोधित रूप। इसे अपन क्या कहेंगे, एम्पियर का संशोधित रूप यही है, या इसे दूसरा नाम क्या है,
एम्पियर मैक्सवेल रिलेशन, ये विस्थापन धारा के कारण ये हो गया है, या इसे अपन क्या कहेंगे, मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण। क्या कह देंगे दोस्तों, मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण इसको बोल देंगे। और यहां से इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू 0 आई सी, और ये क्या है 1/c², क्योंकि c बराबर क्या होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, c बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। c बराबर क्या होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। तो ये अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह 1/c², और ये क्या हो जाएगा d फाई ई अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों dt, क्या हो जाएगा d फाई ई अपॉन क्या हो जाएगा dt। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। और ये एम्पियर का संशोधित जो नियम आया है वो किसके कारण आया है दोस्तों, विस्थापन धारा के कारण आया है। किसके कारण आया है, विस्थापन धारा के कारण ये नियम आया है। ठीक है, इसको अपन अच्छे से याद रखेंगे। ये अपने 12वीं क्लास के बच्चों के सिलेबस में भी पूरा का पूरा है, कंसेप्ट ऑफ विस्थापन धारा। और अपन को ये ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है, ई की वैल्यू दे सकता है, फिर आपको विस्थापन धारा पूछ सकता है, फाई ई की वैल्यू दे सकता है, फिर आपको विस्थापन धारा पूछ सकता है। तो अपना क्वेश्चन ये गलत नहीं होना चाहिए। छोटी सी सिंपल सी बातें हैं। फिर अब दोस्तों देखिए मैक्सवेल के समीकरण, मैक्सवेल के समीकरण जो हैं वो मैं बता दे रहा हूं। मैक्सवेल के समीकरण, मैक्सवेल के समीकरण, मैक्सवेल के समीकरण, वैसे कोई समीकरण का ऐसे रूल नहीं है कि ये प्रथम है, ये द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, लेकिन इनको चारों को अपन मैक्सवेल समीकरण कहते हैं। सबसे पहला जो समीकरण है उसे अपन कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी के लिए, स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस का नियम। और स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस का नियम क्या है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ये दोस्तों फ्लक्स है, डी एस है, ध्यान रखोगे डी एस के अलावा यदि यहाँ डी एल हो जाएगा तो ये वोल्टेज हो जाएगा, विद्युत वाहक बल हो जाएगा, फ्लक्स नहीं रहेगा। तो ई डॉट डी एस का मतलब ये क्या है, फ्लक्स है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। इसे अपन क्या कहते हैं, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण भी बोल सकते हैं, या मैक्सवेल का स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस का नियम अपन बोल सकते हैं। दूसरा जो है वो क्या है, चुंबकत्व में या चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम, चुंबकत्व में गाउस का नियम, चुंबकत्व में गाउस का नियम क्या है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। ये भी फ्लक्स है, कौन सा फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स, और ये कौन सा है, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों 0 होती है। इसे अपन क्या कहते हैं, मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण या चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। और जो तीसरा है उसे अपन क्या कहेंगे, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। और ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल। अब देखिए यहाँ ई डॉट डी एस है, यहाँ ई डॉट क्या है, डी एल है। तो ये ई डॉट डी एल ये वोल्टेज है, इसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस का निशान डी फाई बी अपॉन डी टी। फाई बी का मतलब क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है दोस्तों। क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। देखिए क्या है ये नियम, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। क्या होती है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। इसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम इसे बोला जाता है। और मैक्सवेल की जो चतुर्थ समीकरण है उसको जो अभी अपन ने पढ़ा है, चौथी समीकरण, जिसको अपन क्या कहते हैं, मैक्सवेल एम्पियर का परिपथीय नियम या परिपथ नियम भी बोल सकते हो। और अभी अपन ने पढ़ा है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल। देखिए दो में डी एस है, ध्यान रखोगे, बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं। ये डी एस है, ये डी एस है, ये डी एल है, ये वोल्टेज है, और ये भी क्या है दोस्तों, डी एल है।
ठीक है, और इक्वल्स टू म्यू जीरो और आई सी चालन धारा प्लस एप्सिलॉन जीरो डी फाई ई अपॉन क्या हो गया दोस्तों, डी टी। इसे अपन क्या कहेंगे, मैक्सवेल का या एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम। तो कई बार 12वीं क्लास के बच्चों के लिए तो यही आ जाता है कि भाई ये नियम है, उनको लिखिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। दूसरी बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, ये जो क्वांटिटी है इसे अपन क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स। क्या कहेंगे दोस्तों, फाई ई। इसे अपन क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स इसको बोलेंगे, ई डॉट डी एस। तो कई बार ये ऐसे भी आ सकता है, फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो भी ये क्या है, स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस का नियम। तो भी ये क्या है, स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस का नियम है। और ये बी डॉट डी एस इक्वल्स टू जीरो है। यहां तो देखो ये जीरो नहीं है, लेकिन यहां ये जीरो है। ये जीरो होने का मतलब ये इस बात को इंगित करता है कि चुंबक में एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं है, एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं है, ये इस बात को इंगित करता है, ठीक है। और ये क्या है, फैराडे के लिए विद्युत चुंबकीय, इसको अपन क्या कहते हैं, एफ साइला भी बोला जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, एफ साइला भी बोलते हैं इसको। एफ साइला का मतलब क्या है, विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल वोल्टेज होता है। और ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर होती है। और बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू जीरो आई सी चालन धारा है, प्लस एप्सिलॉन जीरो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और डी फाई ई अपॉन डी टी। और यहाँ ये फाई ई जो है ये क्या है दोस्तों, विद्युत फ्लक्स है। क्या है ये, विद्युत फ्लक्स है। यहां से कई बार क्वेश्चन आता है कि यदि चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व होता, यहां से देखिए हटके थोड़ा सा बात है, यदि चुंबकीय एकल, आया हुआ क्वेश्चन है, चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व होता, अभी तो अपन ने क्या कहा इस नियम से कि चुंबक के एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं है, यानी अपन एन और एस को अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, एकल ध्रुव का अस्तित्व है ही नहीं। यदि किसी चुंबक को अपन तोड़ेंगे, टूट करके चुंबक छोटी बन जाएगी, तो उसमें एन भी होगा और उसमें दोस्तों एस भी होगा, यानी एकल ध्रुव का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। यदि एकल ध्रुव का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व में गाउस का नियम क्या बन जाता, तो चुंबकत्व में गाउस का नियम क्या बन जाता दोस्तों, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस, ठीक है। और अब देखो 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो है, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो किससे रिप्लेस हो जाता, म्यू जीरो से, और सिग्मा क्यू को अपन क्या कर देते, क्यू एम कर देते। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि यदि चुंबक में एकल ध्रुव का अस्तित्व होता तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम ये हो जाता, क्या हो जाता, ये हो जाता। केवल इसमें अपन ने क्या किया है, 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो को म्यू जीरो से रिप्लेस किया है, ठीक है, यानी अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला है, 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो को म्यू जीरो से रिप्लेस कर दिया है, और Q को किस से रिप्लेस कर दिया अपन ने, QM, और E को किस से रिप्लेस कर दिया दोस्तों, B से रिप्लेस कर दिया। तो ये क्या हो जाता, यदि चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व है तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या हो जाता, ये गाउस का नियम हो जाता। क्या हो जाता दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम हो जाता। तो इस हिसाब से ये अपनी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, कैसे कैसे ये उत्पन्न हुई, किन किन वैज्ञानिकों ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में क्या क्या बातें कही, ठीक है। और मैक्सवेल के समीकरण, विस्थापन धारा की कंसेप्ट कहां आई, विस्थापन की धारा की कंसेप्ट है केवल और केवल एक ही डिवाइस है, और वो क्या है दोस्तों, अपना संधारित्र है। विस्थापन धारा केवल और केवल संधारित्र की कंसेप्ट में ही, संधारित्र में ही हो सकती है, और किसी डिवाइस में नहीं हो सकती है। और इस हिसाब से अपन इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आगे की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।